गुड इवनिंग बच्चों। वी विल स्टार्ट नाउ अवर सेशंस। ठीक है, आज थोड़ा सा जन्माष्टमी का पर्व हो गया है ना, इस वजह से बच्चे थोड़े से कम ज्वाइन हुए हैं। वैसे तो आज क्लास रखने का नहीं था मेरा, बट फिर सोचा है कि ठीक है, डेमो चल रहा है भी, अपने को जितने बच्चे होंगे उतने ही ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सालाक के दर्द का कुछ पोर्शंस देख लिया था, है ना। मैंने आपको अच्छे से कुछ कुछ टेली करवा दिया था उसके अंदर। अब कुछ बच्चों के कल कॉल आए हैं जो सेकंड ईयर के थे, फर्स्ट ईयर के थे। वो बोलते हैं सर हम लोग सालाक के दर्द को इतना अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा फर्स्ट ईयर का भी हमें डेमो में दिखाइए। तो आज बेटा मैंने क्रिया सारी स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना। अपन जब अपना ज्वाइनिंग बैच स्टार्ट करेंगे तो अपन फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है ना, क्रिया सारी रचना सारी यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे आएंगे अपन, फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर। ठीक है ना बेटा, अपना ये ऐसा ही चलेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन आज क्रिया सारी का कुछ पोर्शन स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन विजिबल करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए नोट्स। हाँ बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से क्रिया सारी, है ना। क्रिया सारी जो अपने फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल क्रिया सारी से। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर आयु क्या होती है बेटा। ठीक है ना, आयु की सबसे पहले अपन निरुक्ति पढ़ते हैं। आयु इति जीवित कालर, ये वैदिक शब्दकोश से ना, राइटर हमारे उन्होंने बताया ये निरुक्ति आयु के लिए। ठीक है ना। दूसरा होता है अपने को परिभाषा। अब आयु हम किसे कहते हैं बच्चा, वो परिभाषा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यं अनुबंधस्य पर्याय आयुरुच्यते, है ना। शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब क्या हो गया बच्चा, मन हो गया। ठीक है ना, और आत्मा, जब इन सभी का संयोग हो जाएगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे, आयु बोल देंगे। और धारी यहाँ पे जो लिखा है बच्चे, वो अपने काय के लिए आयु के पर्याय के लिए लिखा है। तो शरीरे इंद्री सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम, मतलब शरीर, इंद्री, सत्व मतलब मन हो गया, और अपना आत्मा, इन जब का सभी का संयोग होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, अपनी आयु कहेंगे। तो ये अपना छोटा सा कोटेशन जो है कि अपन नॉर्मल इसको याद भी रख सकते हैं, या तो फिर अपन ऐसा ऐसा, या तो एग्जाम में ऐसे के हिसाब से पूछ लेगा कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, इसमें से एक बीच में से आपको हटा देगा। जैसे उसने मान लो सत्व हटा दिया, फिर अपने को ऑप्शन अलग अलग बना देगा उसके अंदर कि इंद्रिय आएगा कि इसका ये आएगा कि आएगा, तो आपने वो कोटेशन पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगे धारी जीवितम। अब नित्यंग और अनुबंध, ये क्या है बेटा, अपने को आयु के पर्याय बताए गए, है ना। क्या है, नित्यंग और एक अनुबंध, है ना, ये दोनों आयु के पर्याय हैं। अब देखो इधर कोष्टक में आपको एक विजिबल हो रहा होगा कि नित्यंग जो है काल का भी प्रकार है, और एक आयु का भी पर्याय है। तो काल क्या होता है बेटा, काल जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होता है नित्यंग और एक होता है अवस्थित। ठीक है ना, तो अपने को ये क्वेश्चन दे देगा वहां पे, कोई नित्यंग किसको किसको बोलते हैं, तो आपको क्या आंसर लगाना पड़ेगा उसके अंदर कि ये काल का क्या होता है, प्रकार होता है, और आयु का क्या होता है बच्चा, पर्याय होता है। ठीक है ना, तो ये आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा अपने को अच्छे से याद हो गई होगी कि शरीर, इंद्री, सत्व और आत्मा के संयोग को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, आयु बोलते हैं। और नित्य और अनुबंध क्या होता है, आयु के पर्याय होते हैं। और एक चीज अपने को अलग से वो चीज ध्यान रखना होगी, वो क्या रखना पड़ेगा कि नित्य क्या होता है बेटा, अपना काल का एक प्रकार भी होता है। ठीक है, ये अपना नॉर्मल सा बेसिक हो गया आयु के प्रकार में। अब अपने को चरक आचार्य जी ने बोला था अपने को कि आयु के प्रकार कितने होते हैं, अपने को आयु के प्रकार बेटा चार प्रकार के आयु के प्रकार होते हैं। एक होता है हितायु, एक होता है अहितायु, एक होता है सुखायु, और एक होता है दुखायु। नॉर्मल सा कोटेशन है बिल्कुल। किसी भी चीज को बेटा आपको रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना, रटना है ही नहीं बिल्कुल। सभी चीजों को रिमेम्बर करने की ट्रिक्स जो होती है ना, वो उस कोटेशन के अंदर ही छुपी होती है। ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है, कैसे किसी चीज को रिमेम्बर करना है। किसी चीज का आपको यदि आपको पीछे का जैसे लिखा है कि चरक सूत्र 30 हो गया, है ना, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, अपने को कैसे ध्यान रखना है, तो वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है ना, कि रेफरेंस आपको कैसे याद रखना है, वो भी हम चीजों को आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति जीवितो अनुबंधो धारी चेतन। अब क्या होता है कि तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति, ये का ये कोटेशन कभी कभी क्या होता है बेटा, एग्जाम में सीधा उठा के दे देते हैं। वो पूछते हैं ये रेफरेंस कहाँ का है, चरक का है, सुश्रुत का है,
या फिर चरक ही चरक का बना देंगे कि चरक सूत्र 30 का है, चरक सूत्र 10 का है, चरक सूत्र 5 का है, ठीक है ना। हमारा आपको बिल्कुल बेटा कर्तव्य फर्ज है कि आपको एक एक चीज विजिबल करवाएं, एक एक चीज बताएं कि कहाँ के कौन से कोटेशन से क्वेश्चन उठ के कैसा आने वाला है ना। हमारा मतलब ये नहीं कि आपको बस पढ़ा दिया भैया कि निरुक्ति आयु जीविता इसी का शब्दकोश ने बोला है, परिभाषा सारे इंद्रिय सत्व आत्म सहयोग जीविता में ये होता है, नहीं बेटा। कहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होने वाला है, क्या क्वेश्चन बनाने वाला है एग्जामिनर, एक एक चीज पे फोकस कराना हमारा काम है आपको, ठीक है बच्चा। ये चीज आपको विजिबल है, और आपका पढ़ने का तरीका भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको क्या क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो रहा है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। यदि आपने कोटेशन पढ़ा है कि भैया शरीर इंद्री सत्व आत्मा का संयोग को हम धारी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, पता लगे उसने आयु की जगह आपको धारी दे दिया ऑप्शन में, और आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं है यहाँ तो आयु तो लिखा ही नहीं है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में स्थिरता से पढ़ना है कि नहीं, हमारे को यहाँ पे धारी किसके लिए बताया गया, आयु के लिए बताया गया, ठीक है ना। और नित्य का अनुबंध हमको आयु के पर्याय बताए। अब मान लो उसने अनुबंध दे दिया और उसने लिखा कि आयु का पर्याय तो दिया ही नहीं उसने ऑप्शन में, उसने ऑप्शन दे दिया भैया काल का प्रकार होता है क्या। अब बेटा आपको पता ही नहीं था कि काल का प्रकार भी होता है, तो एक कोटेशन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काल का प्रकार होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अपने को आयु के 4 प्रकार होते हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, ठीक है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया। और सुश्रुत के अनुसार अपने को आयु के 3 प्रकार बताए गए हैं, दीर्घ आयु, मध्यम आयु और अल्पायु, ठीक है ना बेटा। ये अपना हो गया वन पेज कंप्लीट। अपन नेक्स्ट पे आते हैं। अब अपन ने आयु तो पढ़ लिया बच्चा, अब अपन बात करते हैं आयुर्वेद की, ठीक है ना, कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद की व्युत्पत्ति के बारे में बोलेंगे तो आयुष वेद आयुर्वेदा, ये नॉर्मल सा कोटेशन है, आपको वैदिक शब्दकोश ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस से तो, बट फिर भी आप नॉर्मल याद रख सकते हो कि वैदिक शब्दकोश का कोटेशन है आयुष वेद आयुर्वेदा, ठीक है ना। ये निरुक्ति कभी कभी पूछ ली जाती है, जो लिखी है ना अपने आयुर्वेद में आयुर्वेद आयुर्वेद, ये सुश्रुत सूत्र फर्स्ट की निरुक्ति दी हुई है ना, सुश्रुत सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर का 23 वाला जो श्लोक है ना बेटा, वहां पे ये चीजें बताई गई आपको, निरुक्ति आयुर्वेद के, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको नॉर्मल पढ़ना है, देखो किस चीज पे फोकस करना है ये भी हम आपको बताएंगे, किस चीज को अच्छे से याद रखना है वो भी आपको बताएंगे, कौन सी चीजें मोस्ट टाइम पे, कौन सी चीजें आपको छोड़ना है, किस चीज पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद आयुर्वेद इसको सिर्फ आपको पढ़ के छोड़ देना है, ऐसा रटने नहीं बैठना है कि भैया आयुर्वेद आयुर्वेदा होता है और वैदिक शब्दकोश ने इसको बताया है ना, ये ना वो, इतना कोई डीपली अपने को नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपन बात करें सीधी परिभाषा की, चरक के अनुसार और भाव प्रकाश के अनुसार दो परिभाषाएं अपने को दी गई है आयुर्वेद की। हिता हितम सुखम दुखम आहित हिता हितम मानम च तत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्चते, ठीक है ना। ये चरक के अनुसार परिभाषा अपने को यहाँ पे दी हुई है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है बेटा, इसको भी अपने को सिर्फ पढ़ना है कि हित अयुत सुख दुख इन सभी को मिलाकर जो हम बोलते हैं, इनको सभी को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद की संज्ञा दी गई, क्योंकि आयुर्वेद में हितायु भी होती है, अहितायु भी होती है, सुख भी होता है, सुखायु भी होती है, दुख भी होता है, दुखायु भी होती है। तो इनको सबको मिला के एक नॉर्मल सी परिभाषा उन्होंने बता दी चरक के अनुसार, ठीक है। ये आपको सिर्फ नॉर्मल थोड़ी सी विजिबल करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चा। अब भाव प्रकाश के अनुसार दी नॉर्मल परिभाषा आयुर्हिता हितम व्याधि निदानम समनम तथा, है ना, और अपने को ये स आयुर्वेद उच्चति भाव प्रकाश के अनुसार दी है, तो इसको भी अपने को नॉर्मल पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा का उल्लेख किस आचार्य ने कब किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको रेफरेंस के अनुसार पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बस ये नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारिक परिभाषा का उल्लेख अपने को किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाव प्रकाश। अब देखो इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या बोला, व्यवहार। अब बेटा बच्चा अपना व्यवहार कहाँ पे अच्छा होगा, जहां पर अपने भाव बहुत अच्छे होंगे, है ना, जहां हम किसी से बातें अच्छे से करेंगे, किसी को हमारा बोलना अच्छा लगेगा, किसी को हमारी बातें करना अच्छा लगेगा बच्चा, तो उसको बोल देंगे कि लोग बोलेंगे कि ये बच्चा क्या है, व्यवहारिक है बहुत, है ना। तो अपने जहां पर अपने भाव अच्छे होंगे वही चीज तो अपने को व्यवहार में आएगी। तो ये अपना नॉर्मल ट्रिक से याद हो गया है ना, कि भाव प्रकाश के अनुसार व्यवहारिक परिभाषा का उल्लेख किया गया है। हमने इसको किसी भी कोटेशन को यहाँ पे बेटा रटा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है और कौन कौन से आचार्य ने कहाँ कहाँ पर आयुर्वेद के प्रयोजन का उल्लेख किया है, ठीक है बच्चा। ये स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चरक अनुसार प्रयोजन। प्रयोजन च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनश्च, ठीक है ना। स्वस्थ की स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार के रोगों का समन करना, यही हमारा क्या होता है बच्चा, आयुर्वेद का प्रयोजन होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें याद क्या रखना है बच्चा, किस चीजों को अपने को बिल्कुल फोकस
अच्छा क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे रेफरेंस से पूछ लिया जाता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये रेफरेंस रक्त संहिता में दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है, या अष्टांग हृदय में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आना चाहिए भैया, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, ये चरक संहिता का श्लोक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चरक सूत्र का कहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, चरक सूत्र फर्स्ट में, चरक सूत्र सेकंड में, या चरक सूत्र 30 में लिया हुआ है। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि चरक सूत्र 30 में हमको आयुर्वेद के प्रयोजन का श्लोक दिया हुआ है। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि सुश्रुत ने भी आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है, लेकिन उन्होंने क्या स्टार्ट में बताया है, व्याधि उपसष्टानम, व्याधि परिमोक्ष, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि व्याधि है उसको खत्म करना, उसके बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बच्चा आपको। चरक जी ने पहले क्या बोला है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य की हमको रक्षा करना है, और जो आतुर मतलब जो रोगी है ना, उसके विकार का हमको समन करना है। लेकिन सुश्रुत आचार्य जी ने क्या बोल दिया कि सबसे पहले जो व्याधि है उसको हमको खत्म करना है, उसके बाद हमको स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। दोनों चीज पे आते हैं अपन, ठीक है बच्चा। अब अपन बात कर रहे हैं कि चरक के अनुसार क्या हुआ, चरक सूत्र 30 में बताया है, ठीक है ना। तो अपन क्या याद रखेंगे कि भैया कैसे याद रखेंगे चरक सूत्र। अब आपको ये पता है कि सूत्र स्थान का 30 चैप्टर जो है वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आप तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि भैया चरक जी ने सबसे लास्ट वाले चैप्टर में बताया है, और सुश्रुत जी ने सुश्रुत सूत्र फर्स्ट चैप्टर में बताया है। मतलब चरक जी सबसे लास्ट में और सुश्रुत जी सबसे पहले मैंने बताया। अब अपन यहाँ पे कंफ्यूजन फिर होंगे, मैं बताता हूँ आप कहाँ कंफ्यूजन होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये लगेगा कि पहले किसने बताया और आखिरी में किसने बताया। अपन को ऐसा लगेगा ये सुश्रुत ने तो पहले पहले नहीं बता दिया, सुश्रुत ने तो आखिरी में नहीं बता दिया। इसका कंफ्यूजन भी दूर करने का मैं आपको एक आंसर बताता हूँ। स से सुश्रुत, स से शुरू, स से सुश्रुत, स से सुश्रुत ने बताया। ये आपको यहाँ पे याद हो गया। तो आप कभी नहीं भूलोगे बेटा कि स्टार्टिंग में किसने बताया और अंत में किसने बताया। स से सुश्रुत, स से शुरू में, है ना, स्टार्टिंग में, मतलब कहने का मतलब। तो सुश्रुत सूत्र के स्थान फर्स्ट में सुश्रुत जी ने बताया। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि भैया सुश्रुत जी ने शुरू में बताया तो चरक होगा, अंतिम अध्याय में बताया हुआ होगा जो कि चरक सूत्र 30 में बताया। और भी अच्छे से फाइन तरीके से मैं आपको इसको बता सकता हूँ, ठीक है बच्चा। वो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दे। क्या लिखा है यहाँ पे, चरक सूत्र 30 में, ठीक है ना। अब चरक अपन क्या बोलते हैं, अंतिम चरण। क्या बोलते हैं बच्चा, अंतिम चरण बोलते हैं ना। तो अंतिम मतलब अंतिम अध्याय हो गया, वो चरण से च से चरण, च से चरक। याद आया आपको मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग में गहराई से सोचना। अंतिम चरण से अपन ध्यान रखेंगे, तो अंतिम से हो गया अंतिम अध्याय, वो चरण से क्या हो गया, चरक। च से चरक, च से चरण। मतलब अंतिम अध्याय में किसने बताया अपने को, चरक ने बताया। अब मुझे बताओ आपको यहाँ से क्या चीज रटने की जरूरत है बच्चा। एक को चीज यहाँ पे आपकी नहीं बची हुई, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको दिमाग लगा के रटने की जरूरत पड़ी, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में ये चीजें बेटा बहुत अच्छे से आपको बता दी थी कि मैं आपके 90 से 95% कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लास में बनवा के दे दूंगा। आपको एक को चीज, एक भी चीज आपको यहाँ से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक भी चीज, आप चाहे क्रिया सारी लो, चाहे रचना सारी लो, चाहे आप रसशास्त्र ले लो, चाहे आप शालाक्य तंत्र ले लो, चाहे आप शल्य तंत्र ले लो, चाहे आप भेषज कल्पना ले लो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको रटने की जरूरत नहीं। पीछे की ठीक है बच्चा। एक एक चीज को किस तरीके से फाइन तरीके से आपको याद करना है वो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डेली करवा दूंगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये सेल्फ ओरिएंटेड नोट्स बता रहा हूँ बेटा, मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, किस तरीके से कलर पेन, ये मैं आपको इसीलिए अभी बता रहा हूँ ताकि आप अपने सेल्फ ओरिएंटेड नोट्स बनाना सीखो बेटा, है ना। कि देखो कितने तरीके से मैंने पेन का यूज किया है, यहाँ पे किस चीज को मैंने हाईलाइटेड किया है, ठीक है ना। किस चीज को मैं आप किस तरीके से फाइन लिखा है, किसको आपको टेबल में फॉर्म में लिखना है, किसको आपको ऐसे लिखना है, किसको किस पेन का यूज करके लिखना है, ये चीजें बेटा बाद में बहुत काम आने वाली है। आप यदि ट्रिक को ग्रीन पेन से लिख रहे हो तो आप आखिरी तक किसी भी तरीके की ट्रिक को ग्रीन पेन से ही लिखोगे। आप हेडिंग को ब्लैक पेन से डाल रहे हो बच्चा, तो आखिरी तक आप किसी भी चीज की हेडिंग को ब्लैक पेन से करोगे, ठीक है। ये अभी आपको दिक्कत नहीं करेगी, इस सबसे ज्यादा दिक्कत आपको सबसे आखिरी में जब आप रिवीजन में आओगे ना, जब आपको सब होच पोच लगेगा कि यार मैंने कौन से पेन से ट्रिक लिख दी। इसलिए अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बच्चा, है ना। कि यदि आप ट्रिक को ग्रीन पेन से लिख रहे हो तो आपको ग्रीन से करना है, हेडिंग को आप पिंक से कर रहे हो तो पिंक से करना है, लिख रहे हो आप ब्लू पेन से तो आपको ब्लू से लिखना है, ठीक है बच्चा, है ना।
तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद का प्रयोजन में चरक अनुसार स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। चरक भगवान जी ने क्या बताया कि पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार को हमको दूर करना। सुश्रुत जी ने क्या बताया, पहले व्याधि को दूर करना, उसके बाद स्वास्थ्य की स्वास्थ्य रक्षा करना। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि कैसे याद रखोगे, सुश्रुत पहले व्याधि बताएगी, चरक ने बताया। सुश्रुत बोलते हैं अपन सर्जरी में क्या होते हैं, सर्जरी के मास्टर अपने बताए गए, सुश्रुत जी बताए गए। तो कोई व्याधि बेटा इतनी बढ़ गई कि चरक जी की मेडिसिन से तो कुछ काम हुआ ही नहीं, तो अपने को सुश्रुत जी की सर्जरी से काम करना पड़ा। ठीक है ना, तो व्याधि इतनी बढ़ गई कि हमको सुश्रुत जी की सर्जरी लानी पड़ी, मेडिसिन से काम नहीं हुआ। ठीक है ना, तो हम क्या रखेंगे कि व्याधि वाला जो है वो सुश्रुत की सर्जरी से ही संभव। ये चीज भी हमको याद होगी, इसमें एक भी कोटेशन जो नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, है ना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। ये चरक सूत्र 30 का है। कैसे याद रखेंगे इसको, अंतिम चरण से अंतिम अध्याय, च से चरण मतलब च से चरक हो जाएगा, तो ये चरक ने बता दिया। सुश्रुत अनुसार स से सुश्रुत, स से शुरू, है ना। तो शुरू वाले चैप्टर में अपने को क्या बताया है, यहाँ पे सुश्रुत जी ने आयुर्वेद का प्रयोजन बता दिया बच्चा। ये हो गया अपना यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है ना। अब एक नीचे श्लोक आपको और दिख रहा होगा बेटा, धातु साम्य क्रिया प्रोक्ता तंत्रम सामान्य प्रयोजनम च। ये भी चरक सूत्र फर्स्ट का रेफरेंस है, जो कि उतना आईएमपी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार टेली करना है। ये क्या है, मतलब तंत्र का प्रयोजन है। आयुर्वेद तंत्र जो होता है ना बच्चा, उसका प्रयोजन है, लिखा है ना इसके पीछे तंत्र प्रयोजनम। तो ये क्वेश्चन यदि नॉर्मल सा कोटेशन यदि आपको दे देगा कि धातु साम्य क्रिया तंत्र प्रयोजनम, यदि आपको दे देगा कि भैया धातु साम्य क्रिया किसका प्रयोजन है, आयुर्वेद का है कि आयुर्वेद तंत्र का है, कि आयुर्वेद का प्रयोजन है या आयु का प्रयोजन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। बस इतना नॉर्मल सा आपको डेली करना है। बस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस जो बनने वाला था वो ये था कि भाव प्रकाश के अनुसार व्यवहारिक परिभाषा दी है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कि भाव अपने जब अच्छे होंगे तो हम किसी से व्यवहारिक रूप से हो जाएंगे। और आयुर्वेद का प्रयोजन में दोनों आचार्यों का मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, एक चरका अनुसार भी बता दिया और एक सुश्रुत अनुसार भी बता दिया। जो आपको कैसे याद रखना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे टेली करा। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले अष्टांग आयुर्वेद की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अष्टांग आयुर्वेद में कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से स्थान पर रखा है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्जाम से बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। कुछ बच्चे सीआरएबी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ से क्वेश्चन सीआरएबी में भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि भैया भूत विद्या को चरक आचार्य ने कौन से स्थान पर रखा है अष्टांग आयुर्वेद में, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको कि चरक जी ने क्या बोला, फिर मैं आपको बताऊंगा सुश्रुत जी ने क्या बोला, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज को याद कैसे रखना है ना। एक एक पॉइंट पे मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकिए। ठीक है ना बेटा, एक बार मुझे मैसेज में कमेंट करके सब चीज को अच्छे से चीजें समझ में आ रही है बच्चा। एक बार मुझे मैसेज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज करके बता दीजिए कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद को। ठीक है ना, अब चरक जी ने अपने को यहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद में किस किस को कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है कि अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी काय साला के शल्य विसर्ग बेरोधिक प्रशमन, अगर तंत्र को ठीक है ना, भूत विद्या, कुमार रसायन, बाजीगर, ठीक है ना, इन सबको अपने को याद करना। अब अपने ऊपर टास्क ये होता है कि आयुर्वेद में 8 चीजें होती है, इन 8 चीजों को हम कैसे याद रखें बच्चा, क्या ट्रिक बताइए, कासास विभू को, ये आपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखते हैं, कासास विभू को, ठीक है ना। ये नॉर्मल इतने से पूछा तो कभी नहीं जाता, लेकिन यदि पूछ ले कि भैया बिस्गर बेरोधी प्रश्न आगर तंत्र को किसने बोला है, ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि चरक जी ने बोला है। ठीक है ना, तो बिस्गर बेरोधी प्रश्न हो गया, भूषे क्या हो गया, भूत विद्या, है ना, और कोष हो गया अपना कुमार रत्न। और रसायन बाजीकरण जो है बच्चा वो हर चीज में सबसे आखिरी में आने वाला है, तो रसायन बाजीकरण को आपको ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। कासास विभू को इसकी ट्रिक है, क से काय चिकित्सा, स से सालाक्य तंत्र, स से शल्य हो गया, बी से बिस्गर बेरोधी प्रशमन हो जाएगा, भू से भूत विद्या हो जाएगा, और को से कोमार वृत्त हो जाएगा। तो रसायन बाजीकरण जो है सबसे आखिरी में हो ही जाएंगे अपने को। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं सुश्रुत जी की, कि सुश्रुत जी ने अपने को यहाँ पे कैसे याद कराया है। सुश्रुत जी देखो उनको पता है सर्जरी में मास्टर है, ठीक है, तो सर्जरी में मास्टर है, सबसे पहला उनका क्या आ जाएगा, शल्य तंत्र आ जाएगा। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि सुश्रुत जी सर्जरी के मास्टर है, तो उनका सबसे पहले अपना क्या लिखना है, शल्य तंत्र लिख देना है। उसके बाद शल्य से रिलेटेड क्या हो जाएगा, अपना सालाक्य भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो शल्य भी आ गया, सालाक्य भी आ गया। अब बच्चे अपने को नीचे के चार याद करने का, तो चार के अपन ने क्या ट्रिक बना ली बच्चा, काबुक को गद, है ना, काबुक को गद अपन ने ट्रिक बना ली चल के। क से हो गया अपना काय चिकित्सा, भू से भूत विद्या हो गया, क से कुमार विद्या हो गया, और गद से क्या हो गया अपना बच्चा, अगत तंत्र हो गया, ठीक है ना। ये हो गया अपने को सुश्रुत जी का। सुश्रुत जी का कैसे याद रखना है अपने को, स से शल्य तंत्र, शल्य तंत्र पहले क्यों रखा, क्योंकि अपने को, है ना, तो शल्य तंत्र क्यों रखा गया अपने को, क्योंकि अपन क्या है, सुश्रुत जी को सर्जरी के मास्टर बोलते हैं, है ना, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया कि शल्य तंत्र अपने को पहले रख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने क्या बता दिया बच्चा, सालाक्य हो गया, फिर काबू कोगत से अपन ने चार चीजों को ध्यान रखा, और मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि रसायन और बाजीकरण जो है बच्चा, वो सबसे आखिरी के अंदर आना है, सबसे आखिरी मतलब रसायन बाजीकरण आ गया, ठीक है ना। एक मिनट बच्चा, है ना। ठीक है बच्चा, अब अपन स्टार्ट अपने को यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब अपन बाघभट्ट जी का देखो बच्चा, बाघभट्ट जी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि इसका सीधा का सीधा श्लोक आप उठा के याद कर लो, है ना। इनका श्लोक पूछा ही जाता है और आपको श्लोक ध्यान रखना पड़ेगा। इनका श्लोक क्या होता है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा प्रशांत, ये सीधा सीधा इनका श्लोक होता है। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिर्फ नंबर लिखे हैं, आप जो अष्टांग हृदय उठाओगे ना, फर्स्ट यहाँ पे आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा, है ना, तो वहां पे सीधा सीधा इनका श्लोक है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा प्रशांत, तो ऐसा कैसा आप यहाँ पे याद कर लोगे भागवत जी का, तो वो आपको श्लोक के थ्रू पूरा पूरा टेली हो जाएगा, ठीक है। काय मतलब पहले काय चिकित्सा, बाल मतलब कुमार भक्त जाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब ऊर्ध्वांग मतलब सालाक्य तंत्र आ जाएगा, शल्य से शल्य हो जाएगा अपने को, ग्रह में मतलब एक भूत विद्या आ जाएगी अपने को, दृष्टा मतलब अगत तंत्र हो जाएगा, जरा मतलब क्या हो जाएगा अपने को, वो रसायन हो जाएगा, और बाजीकरण में ब्रश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रसायन बाजीकरण से रिलेटेड सब चीजें हो जाएगी अपने, है ना बच्चा। अब अपने को कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं जो कि अपने को अच्छे से टेली करना है, ठीक है ना। कुमार नृत्य को काश्यप ने प्रथम स्थान पर रखा है। अब काश्यप जी क्या होते हैं बेटा, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, है ना। काश्यप जी क्या होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और कुमार नृत्य भी क्या है अपना, बच्चों से रिलेटेड से है ना। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, कुमार नृत्य भी जो बच्चों से रिलेटेड है, और काश्यप जी भी क्या होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे काश्यप जी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुमार नृत्य को रखेंगे ही रखेंगे, है ना। उसमें कोई डाउट क्लियर होना ही नहीं अपने को कि कुमार व्यक्ति को काश्यप जी ने प्रथम स्थान में क्यों रखा, क्योंकि काश्यप जी खुद ही जो बच्चों के डॉक्टर हैं, तो वो कुमार व्यक्ति को फर्स्ट स्थान में बच्चा रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं, राज निघंटू जी ने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में रखा है और सालाक्य बाजीकरण को नहीं रखा है। एक पॉइंट थोड़ा सा आपने यहाँ पे टेली करना पड़ेगा। राज निघंटू जी क्या होते हैं बेटा, द्रव्य गुण की वो होता है राइटर, ठीक है ना। उन्होंने द्रव्य गुण से रिलेटेड जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन्होंने राज निघंटू के अंदर कर दिया गया है, ठीक है ना बेटा। तो राज निघंटू जी ने क्या करा है, द्रव्य गुण के वही सबसे पहले रखा है, क्योंकि वो द्रव्य गुण की राइटर है अपने को, तो इसमें कोई अपने को डाउट होना ही नहीं चाहिए भैया, राज निघंटू जी ने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहले रखा है। इनका बच्चा कोई क्रम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आप सोचो कि अरे क्रम कहाँ है इनका, क्रम नहीं, बस सीधा नॉर्मल आपको कोटेशन ध्यान रखना है। बाकी उनमें कुमार भट्ट पहले रखा, फिर शल्य को रखा होगा, फिर सालाक्य को रखा होगा, तो ये कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कुमार भट्ट को किस आचार्य ने सबसे प्रथम स्थान पर रखा है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काश्यप जी ने रखा है, और आज निघंटू जी ने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम स्थान रखा, सालाक्य बाजीकरण को नहीं माना, ठीक है बच्चा। अब अपन बात करते हैं कि स्वस्थ क्या होता है। स्वस्थ की परिभाषा है ना, यहाँ से सीधा सीधा कोटेशन पूछ लिया जाता है आपको कि सम दोष सम अग्निशय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थम इति अभिधीयते। क्या लिखा है इस कोटेशन का अर्थ क्या होता है कि हमारे जितने भी दोष है, वात पित्त कफ और अपने को दोष जो होते हैं रज और तम, वो होना क्या होना चाहिए बेटा, सम होना चाहिए। सम होने का मतलब क्या होता है, वो न्यूट्रल होना चाहिए अपने को। वात का प्रकोप नहीं होना चाहिए, पित्त का प्रकोप नहीं चाहिए होना चाहिए, कफ का प्रकोप नहीं होना चाहिए। यदि हमारे दोष क्या है, सम है। सम अग्नि, अग्नि मतलब हमारी जो भी है, जठर अग्नि हो गई, भूताग्नि हो गई, ये अग्नि हमारी क्या होनी चाहिए, सम होना चाहिए। और हमारी धातुएं भी क्या होना चाहिए बच्चा,
सम होना चाहिए। जो हमारी धातुएं होती है ना, जो रस, रक्त, मांस में रस्ती, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातुएं होती है हमारी, तो ये धातुओं का भी क्षय नहीं होना चाहिए। जैसे मांस का क्षय नहीं होना चाहिए, रक्त की वृद्धि नहीं होना चाहिए, धातु भी क्या होंगी, सम होना चाहिए। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रिय और हमारे मन, ये भी क्या होना चाहिए बच्चा, प्रसन्न होने चाहिए। जब इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है बच्चा, तो क्या होता है, हम स्वस्थ होते हैं। तो ये पूछेगा अपने को, सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति उच्यते। अब आपको कोटेशन दे देगा और बीच में से एक चीज को हटा देगा, जैसे सम दोष दे देगा, सम अग्नि हटा देगा, और यहाँ पूछ लेगा आपको कि भैया यहाँ पे कोटेशन को फिल इन द ब्लैंक्स में आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपको सम अग्नि की जगह कुछ और दे देगा, भैया सम दोष दे देगा, सम कप दे देगा, सम पित्त, जो भी दे देगा वो आपको ऑप्शन में। तो आपको यहाँ कोटेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि दोष क्या होना चाहिए, सम होनी चाहिए, अग्नि क्या होनी चाहिए हमारे की, सम होनी चाहिए, धातुएं हमारी, और मल क्या होना चाहिए हमारे, मल भी आपको पता है ना, 3 प्रकार के मल होते हैं, ठीक है, श्वेत होता है अपने को, मूत्र होता है, पुरुष होता है, ठीक है ना। तो अपने को ये तीनों प्रकार के मल क्या होना चाहिए, हमारे को न्यूट्रल होना चाहिए, और हमारे आत्मा मन इंद्रिया होना चाहिए प्रसन्न, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी हो जाता है बच्चा यहाँ से, कि ये कोटेशन कहाँ पे दिया हुआ है, ये सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा अपने को, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में दिया हुआ है। पीछे का श्लोक ध्यान में रखना कि कौन से श्लोक में दिया, श्लोक का कभी कोटेशन नहीं पूछा बेटा उन्होंने, तो ना कभी पूछेगा, आपसे इतना रेफरेंस पूछता है कि सुश्रुत के कौन से अध्याय में अपने को यहाँ पे इसका स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। तो सुश्रुत सूत्र के 15वें अध्याय में स्वस्थ की परिभाषा दी है। उस 15वें अध्याय का नाम क्या है बच्चा, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान अध्याय, ये इसका अध्याय का नाम होता है, ठीक है ना। आप कैसे ध्यान रखेंगे बेटा कि दोष धातु मल क्षय वृद्धि अध्याय में, तो बेटा अपन ने स्वास्थ्य में पढ़ा क्या है, स्वास्थ्य में अपन ने वही चीजें तो पढ़ी बच्चा, कि दोष सम होने चाहिए, अग्नि सम होनी चाहिए, तो अपना अध्याय का नाम भी क्या है, वही दोष धातु मल क्षय वृद्धि, मतलब इनकी क्षय वृद्धि नहीं होगी, ये चीज सम होंगे, तो हम क्या होंगे बच्चा, स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ की परिभाषा में अपने को ये ध्यान रखना है, और अपने को ये याद भी होगा कि कौन से अध्याय में दिया है, तो दोष धातु क्षय वृद्धि अध्याय में हुआ, और इससे अपने ध्यान रखना कि दोष धातु क्षय वृद्धि अध्याय क्यों बोला हमने, क्योंकि क्या है, स्वस्थ की परिभाषा में इनके अंदर ही तो दिया हुआ है सम दोष कम अगस्त, ठीक है बच्चा। तो ये अपना हो गया स्वस्थ की परिभाषा, ठीक है। अब अपने अगले पेज पे अपन चलते हैं, उसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है बच्चा, कि दोष की परिभाषा दी। दोष क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक बीस नॉलेज दे दूं। दोष क्या होते हैं बच्चा, अपने 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है अपने को क्या होता है, शारीरिक दोष होता है, एक होता है अपना मानसिक दोष होता है। शारीरिक दोष में क्या होता है बच्चा, वात, पित्त और कफ होते हैं, और मानसिक दोष अपने क्या होते हैं बच्चा, रज और तम होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया शारीरिक दोष में वात, पित्त, कफ होती है, लेकिन इसमें प्रधान कौन सा होता है, तो आपको नॉर्मल ध्यान रखना है कि वात क्या होता है, प्रधान होता है, रज और तम 2 दोष होते हैं, इसमें से प्रधान कौन सा होता है बच्चा, तो रज प्रधान होता है, ये हमको नॉर्मल ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर 3 नहीं लगाना बच्चा, आपको आंसर क्या लगाना है, दोष 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर यदि आपसे पूछता है कि शारीरिक दोष कितने होते हैं, तो आपको आंसर 3 लगाना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। शारीरिक दोष यदि आपसे बोलते हैं तो आपको फिर आंसर लगाना है कि 3 होते हैं, और मानसिक दोष यदि आपसे पूछता है तो उसका आंसर आपको क्या लगाना है, 2 लगाना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोष की परिभाषा। नॉर्मल कोटेशन एक दिया है कि दुष्यंतिथि दोष, मतलब जो अपने को दूषित करे उसको क्या बोलते हैं अपन, दोष करते हैं। दूषणात दोष, सारंग जी ने बता दिया दूषणात दोष होता है, तो इतना इसका अपने को लोड लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नॉर्मल सा कोटेशन दिया है, दुष्यंती दोष, दूषणात दोष, सारंग जी ने बताया। अब थोड़ा सा कोटेशन याद रखने वाला आता है अपने को नीचे, वायु पित्तम कपश्यत शारीरो दोष संग्रह, बिल्कुल नॉर्मल सा कोटेशन दिया हुआ है कि वायु पित्तम कपश्यत शारीरो दोष संग्रह, ये कोटेशन अपने चरक जी का है ना। अब इसको 1 मिनट छोड़ो, अपन नीचे आते हैं। वातम पित्तम श्लेष्माणम एवं देह संभव हेतवा, अब अपन इसको कैसे याद रखेंगे बच्चा, कि ये कोटेशन जो है सुश्रुत जी का, तो स से सुश्रुत, स से श्लेष्मा, सुश्रुत जी के कोटेशन में श्लेष्मा आया हुआ है, तो अपने को याद रखने में ज्यादा आसानी होगी कि हमको क्या रखना है बेटा, वातम पित्तम श्लेष्माणम ए देह संभवा, कि इस कोटेशन के साथ सुश्रुत जी का है, नॉर्मल है, रटने का जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना। स से सुश्रुत, स से श्लेष्माण हो जाएगा। अब तीसरा नीचे लिखा है वायु पित्तम कपश्यति त्रयोदश समासत, ये किस श्लोक के अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय बोले तो बेटा बागभट्ट जी का। अब ध्यान रखना, एक अपने को मन में फ्रेम बना लेनी है, बागभट्ट क्या होते हैं, नए होते हैं, ठीक है बच्चा।
चरक जी अपने पुराने हैं, सुश्रुत जी अपने आचार्य जो है पुराने, लेकिन बागभट्ट जो लिखी हुई है ना वो नई नई कॉल की लिखी हुई है। ये अपनी 6वीं शताब्दी की है बेटी, है ना, 6वीं से ये 7वीं अष्टांग ये अष्टांग से 6वीं 7वीं शताब्दी की होती है। तो ये क्या होता है बच्चा, नई लिखी हुई है बिल्कुल। तो नए लोग क्या करते हैं, दो तीन दो तीन दो तीन बोलते हैं, यार यार मेरा तो एक में काम हो जाएगा, मेरा तो दो में काम हो जाएगा, मेरे तो बोलेंगे तीन में काम। पुराने लोगों को क्या होता है, हर चीज का कॉम्बिनेशन बनाने की आदत होती थी। नए लोग कॉम्बिनेशन बनाने विश्वास नहीं लगते थे, हर चीजें में उनको जल्दी होती थी। अरे यार मैं ये चीजें कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मेरे को तो कुछ ज्यादा चीजें। तो त्रयो मतलब जैसा लिखा है, मतलब नए लोग का काम है। तो अपने को यहाँ पे याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है कि वायु पित्तम कपिशति त्रयोदशन मतलब। तो अपना एक मन में फ्रेम बन गया कि अष्टांग हृदय मतलब भागवत ऋषि जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, उनको किसी भी चीजों में धीरज नहीं होती, वो एक दो तीन में ही अपना समय खत्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चा। अब जब त्रयो वाला अपना अष्टांग जी का हो गया, श्लेष्मा वाला सरसे श्लेष्मा सरसे सुश्रुत जी का हो गया, तो वायु पित्तम कपस्युत सारी दोष संग्रह वाला बिल्कुल नॉर्मल सा कोटेशन है, वो अपने चरक जी का हो जाएगा, क्योंकि अपने बृहत्तर में तो तीन ही आचार्य हो रहे हैं ना बच्चा, बड़े बड़े है ना, तो चरक का, सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का। तो जब चरक जी सुश्रुत जी का हो गया, अष्टांग जी का हो गया, तो जो नॉर्मल कोटेशन है वो तो अपना चरक जी का हो जाएगा ना बच्चा। उसको अपन क्या बोल देंगे, चरक जी का हो गया। अब सबसे नीचे कोटेशन दिया है, बात पित्त कफ दोषा शारीर व्याधि हेतु। ये है काश्यप जी का श्लोक। ये बेटा पीछे की चीजें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, चरक सूत्र 1/56 लिखा है, सुश्रुत सूत्र 21/2 लिखा है, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना बच्चा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किस संहिता से लिया गया है ये श्लोक। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको पीछे की चीजें ध्यान रखना है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद के प्रयोजन में चरक सूत्र 30 याद रखना है, सुश्रुत सूत्र फर्स्ट ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि चरक सूत्र फर्स्ट में दिया है या सुश्रुत सूत्र फर्स्ट में दिया, अपने दिमाग पे बर्डन बिल्कुल नहीं डालना है। जो चीजें याद करना है उसको बहुत अच्छे से करना है, जो चीज बिल्कुल याद नहीं करना उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है ना। ऐसे में फोकस आप सभी चीजों पे करने लगे ना तो आयुर्वेद बेटा अपार है ना, अनंत में अपार बोलते हैं आयुर्वेद को। इतना है कि आप कभी याद नहीं कर पाओगे। तो अपने को उन्हीं चीज को फोकस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आई है। ठीक है ना बच्चे। तो अपने उन्हीं चीज पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो आपको पीछे का ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी संहिता से ये श्लोक लिया गया है। ठीक है। अब क्या लिखा है, बातम पित्तम कफ दोष सारी व्याधि हेतु। इसको अपने को नॉर्मल सा देखो, मैंने व्याधि को हाईलाइट किया है। इसमें क्या लिखा है, काश्यप जी तो बच्चों के डॉक्टर है, बच्चे क्या होते हैं बेटा, बहुत बीमार होते हैं, अपने को खुद पता है, कभी बच्चों को ये हो गया, कभी बच्चों को पेट दर्द कर रहा है, कभी बच्चों को लूज मोशन हो गए, है ना। तो बच्चे क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो व्याधियां किससे होती है बेटा, बच्चों को बीमारियां होती हैं। तो ये श्लोक व्याधि वाला जो हमारा काश्यप जी का है। हमने कुछ याद किया क्या बेटा, हमने कुछ भी चीजें रटी क्या, नहीं रटी ना, है ना। तो हमें सिर्फ हमारा क्या करना है, फोकस रखना है चीजों पे, क्लास में क्या चीजें किस ट्रिक से बताई जा रही हैं आपको आपके नोट्स में एड ऑन कर देना भैया, है ना। ताकि आप डबल जब चीजें पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको चीजें ध्यान रहेगी कि भैया सर ने हमको यहाँ पे ये ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक से हमको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो वो चीजें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी, अन्यथा आप अभी से ट्रिक लिखना चालू नहीं करोगे, हम जैसे आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्लासेस तो आपकी रेगुलर होगी, तो प्रिंटेड नोट्स में आपको किस चीजों को आपको रेगुलर लिखना है, ट्रिक्स को आपको किस पेन से लिखना है, कि आप शुरू से ही अपना एक कंसेप्ट बना के रख लेंगे। मैंने आपको ये चीजें पहले भी बता दी है ना। तो ताकि आपको आखिरी में दिक्कतें ना हो, पढ़ने में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है। ये बोलो। अब आप ध्यान रखना, पंच महाभूत का दोषों से संबंध। पंच महाभूत तो बेटा सभी जानते होंगे, आप लोग यूजी पढ़ के आ रहे हो ना, कुछ कुछ यूजी में अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो पंच महाभूत आपको पता है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत होते हैं। आपको दोष आप जानते ही हो, त्रिदोष होते हैं। ठीक है ना। तो पंच महाभूत और त्रिदोष का संबंध क्या होता है, अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब बात का संबंध में, बात जो दोष है उसमें कौन कौन से पंच महाभूत आते हैं, तो बात में क्या होता है बेटा, वायु आती है और आकाश आता है। ठीक है ना। अपन क्या बोलेंगे, वायु और आकाश आता है। ठीक है ना। कैसे, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि बात दोष की पंच भौतिकता में कौन कौन से महाभूत होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, अग्नि जल प्लस पृथ्वी, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस जल, जो भी दे देगा। तो आपने वो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि वायु बात के अंदर क्या है, वायु प्लस आकाश है। अब अपने वो कैसे ध्यान रखना है इसको, वाह, वाह क्या वायु चल रही है, वाह क्या बात है, बोलते ना, अपन बोलते ना किसी, वाह क्या बात बोली है यार तूने, है ना। तो वाह करके याद रखेंगे तो ब से वायु हो जाएगी और अ से आकाश हो जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर है बच्चा। कैसे ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट को मैं आपको ट्रिक से टेली करवाऊं। आपका एक ही है यहाँ पे, वो है कि आपको बस चीजों को समझना है कि मैं आपको कैसे याद करवा रहा हूँ। ठीक है।
कोई भी चीज मैं आपको नहीं बोलूंगा कि बेटा इसको रटो, क्योंकि आपको रटना ही होगा तो आप फिर क्लासेस क्यों लगाओगे, मुझे बताओ। यदि मैं आपको रटवाने के लिए बैठ गया तो आपका क्लास लगाने का मतलब क्या है? आप तो यूट्यूब से पढ़ लोगे ना बच्चा, यूट्यूब पे हर चीजें मिली है। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को आज अलग अलग 10-15 सरों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है बच्चा। आप मेरे पास कोचिंग लगे हो तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे पॉइंट ऑफ बिल्कुल फाइन तरीके से आपको मैं टेली करवाऊं। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको कोई भी चीज रटने को नहीं बोलूंगा, ठीक है? क्या बोला मैंने आपको? बात में वायु प्लस आकाश है, ठीक है? तो कैसे ध्यान रखना, वाह क्या बात है, किसी से बोलते हैं ना अपन, वाह क्या बात बोली है यार तूने, एक इस तरीके से याद रख लो, ये वाह क्या वायु चलती थी, इस तरीके से अपनी बात रखें। तो वाह के अंदर आ जाएगा ब से वायु, आह के अंदर हो जाएगा अपना आकाश। ये हो गया अपने को क्लियर। दूसरी बात करते हैं अपन पित्त की। तो पित्त में सिर्फ एक ही महाभूत, अपने को पता है कि पित्त क्या होता है बेटा, गर्म होता है, जलन होता है, पित्त का मतलब ही जलन होता है। पित्त के गुण में ही आता है, अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है, पित्त उष्ण होता है। तो अपने को सीधा ध्यान रखना कि पित्त क्या है, अपने को अग्नि से कोरिलेटेड है। और कफ का आंसर क्या दिया, जल प्लस पृथ्वी। और अपने को जब तीनों दोनों चीजें याद हो गई कि वाह क्या बात है, तो ये बात में आ जाएगा। और पित्त में अपना हो जाएगा अग्नि। तो अब दो महाभूत जो बचे हैं बच्चा, वो काय में आ जाएंगे, आप बताइए मुझे? कफ में आ जाएंगे। मैंने एक भी चीज आपको ऐसे रटवाई क्या? नहीं रटवाई, है ना? तो सिर्फ आपको कंसेप्ट बनाना, कंसेप्ट बना के ऐसी पूरी हम हमारी 1 साल की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। कॉम्प्लिकेटेड जर्नी को इजी करने का तरीका सिर्फ आयुर्वेद पीजी में आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चा, है ना? तो क्या है यहाँ पे, मैं आपको शुरू से लेकर रटवाया हूँ क्या भैया, ऊपर दोष की परिभाषा रट लो, दोषंति दोष होता है, दूसरा दोष सारंग ने बोला है ना? फिर ये चारों कोटेशन की बात हुई, तुम शरीर सारे दोष रटो, रटो चारक में होएगा, चारक पित्त श्लेष माणम सुश्रुतम समय सुश्रुत में आएगा। मैंने बिल्कुल भी आपको रटवाया नहीं, सीधे सीधे कंसेप्ट बताया कि स से सुश्रुत, स से श्लेष्मा, 1 2 3 कौन करते हैं, नए लोग करते हैं, व्याधि किसको होती, काश्यप जी को होती, वाह क्या बात है। पित्त मतलब क्या होता है, अग्नि, तो अग्नि पे हो जाएगी। वो जो बचा है एक वहां पर हो जाएगा जल रस पृथ्वी, ठीक है? और एक चीज और अच्छे से चलो, इस मान लो सीधा कप का तुम्हें हाईलाइट नहीं हो रहा है, कप को में ध्यान रखना है कि भैया कप में कौन से महाभूत आएंगे, बिल्कुल दिमाग में ट्रिक क्लिक करने वाला, उसके ट्रिक भी मैं आपको बता दूं। आप बोलो तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास सब है, पूरा मटेरियल है मेरे पास बना हुआ, कैसे आपको टेली करवाना। बस आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चा? अब कफ को कैसे ध्यान रखना, बिल्कुल सॉलिड लिखिए। कफ में क्या लिखा है, जल लिखा है। आपको पता है, सबसे पहले एक फ्रेम माइंड में बना लो, कफ मतलब क्या होता है, सॉलिड चीज है। कफ बोलते हैं ना अपन, कफ निकलता है, कफ तो वो सॉलिड हो जाता है। तो जल क्या हो गया, अपना लिक्विड हो गया। लेकिन जब उसके अंदर पृथ्वी महाभूत हो जाएगा, तो पृथ्वी महाभूत का काम ही क्या होता है, हार्डनेस होता है। पृथ्वी महाभूत होती है ना, पृथ्वी, पृथ्वी अपनी माता होती है, तो उसका मतलब है हार्डनेस होता है, ठीक है ना? तो हार्डनेस मतलब क्या हो जाएगा अपने को, पृथ्वी माता। तो कफ में जल प्लस पृथ्वी, मतलब जल में यदि जब हार्डनेस आ जाएगी तो अपना क्या बन जाएगा, कफ हो जाएगा। और कफ तो बच्चा हाईलाइट में अपना हार्डनेस में होता ही है, ठीक है ना? 1 मिनट बच्चा, है ना? ठीक है बच्चा, ये हो गया आपको पंच महाभूत का दोषों से संबंध मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना? अब अपन क्या है, दोषों की व्युत्पत्ति और उत्पत्ति से अपन यहाँ से कल स्टार्ट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट और बता देता हूँ, है ना बच्चा? आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं उनको प्लीज कोचिंग में डेमो क्लास के लिए ज्वाइन करवाइए, क्योंकि डेमो अब बस लिमिटेड समय के लिए बचा हुआ है, ठीक है ना? सीटें भरती जा रही हैं, लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहा है, ठीक है ना? आप उस ऑफर का बेटा फायदा उठाइए, ठीक है ना? लिमिटेड समय के लिए 20,000 की आपको जो फीस होती है वो आपको मात्र 10,000 में आपको प्रोवाइड की जा रही है, पूरी क्लासेस। इसमें लाइव लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आपका डाउट सेशन होगा, आपको टेस्ट सीरीज होगी, एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरी की पूरी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एक स्पेशलिटी जो है वो आई ट्रैक की, वो है आइडियो लेक्चर। आइडियो लेक्चर बेटा मैंने खुद अपने खुद के लिए प्रॉब्लम फेस की थी, इसके लिए मैंने ये अपनी कोचिंग में एक अलग से स्पेशलिटी रखी है कि बच्चों को आखिरी टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो रिवीजन करने में। आपने चरक सूत्र का 1 से 30 चैप्टर तो पढ़ लिया बच्चा, लेकिन जब आप आखिरी टाइम पे जाते हो ना, तो उस 1 से 30 को आपको रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाता है कि आप सोचते हो कि ये 1 से 30 में रिवाइज करूंगा,
जब तक मेरे अदर चीजें और छूट जाएंगी। तो मैंने तो खुद इन चीजों में इतना टाइम लग रहा था, तो मैंने खुद इन चीजों पे वर्क किया और मैंने सोचा कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस कर ली वो प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करो। इसके लिए मैंने कहा ऑडियो लेक्चर, यहाँ पे ऑडियो लेक्चर लॉन्च किया बच्चा, ठीक है ना। ऑडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको 1 से 30 पूरा का पूरा चरक सूत्र जो है मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में पिच की पॉइंट आपको पूरा का पूरा रिकवर करवा दूँ। उससे क्या होगा कि आपको चरक सूत्र 1 से 30 पढ़ने में पूरा का पूरा 2 से 3 दिन का टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा आखिरी टाइम में। क्योंकि आखिरी टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे जब अपना एग्जाम पास में आता है तो अपने को 1 मंथ में 15 दिन में ओवरऑल पूरी संहिता पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे हम इतनी चीजों को रिवाइज कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कि यदि आपने क्लासेस में अच्छे से अपने ट्रिक एंड नोट्स बनाए हैं, अच्छे से आपने चीजों को टेली किया है, तो आपको ज्यादा रिवाइज की जरूरत पड़ेगी नहीं। और रिवाइज की जरूरत आपने जब पढ़ती है तो यदि आपको ऑडियो लेक्चर आपको मिल गए हैं तो आपको तो और भी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो गई। तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों कि अपने जूनियर सीनियर और जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनको आप बताइए। मैं भी जानता हूँ कि भी जन्माष्टमी का पर्व था, कल 15 अगस्त हो गया, कल संडे हो गया, है ना। बच्चे कम ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी हम लोग ज्वाइन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग घर है, हमारे नेटवर्क का इशू है। तो कोई बात नहीं बच्चा, 1 2 दिन अभी चलेगा, लेकिन ये 25 तक ही डेमो क्लासेस हैं और ये ऑफर भी लिमिटेड समय के लिए दिया गया है आपको 10,000 का, ठीक है ना। मैनेजमेंट टीम हमारी जो है वो अभी बहुत वर्क कर रही है, तो उन्होंने बोला है कि सर अपन फर्स्ट जो है अपने को अपना मेन मोटिव अपने को यहाँ पे पैसे का नहीं, अपने बच्चों पे अपने को काम करना है, ठीक है ना मेरा। तो मेरा भी मेन मोटिव आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ठीक है ना बच्चा। ऐसे बच्चे जो हो जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कहीं पे ज्वाइन हो गए हो, लेकिन यदि बोलते हैं कि सर मैं वहाँ पे पैसे दे चुका हूँ तो मैं अब आपकी कोचिंग में कैसे आऊँ, तो बेटा उसके लिए भी मेरे पास बहुत पॉसिबिलिटी है ना। आप मेरे मैनेजमेंट टीम को फोन लगाइए, हर एक चीजें हमने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखी है। बस आप लोग उस चीज का फायदा उठाने के लिए तैयार हो या नहीं, इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये ऑफर्स लिमिटेड समय के लिए है, ठीक है, इसका आप फायदा उठाइए। 25 तारीख तक डेमो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, 25 तारीख से न्यू लॉन्चिंग बेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सी सीटें भर गई हैं, लिमिटेड सीट बची हुई है बेटा। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जूनियर सीनियर्स को बोल के या आप लोग भी ज्वाइन करिए। आप डेमो क्लास देखिए, मैम का मेरा हर एक ट्रिक हर एक नोट्स हर एक सब्जेक्ट आपको विथ ट्रिक पढ़ाया जाएगा। हर चीज के आपको प्रोवाइड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और हमारे अभी जो नोट्स हैं वो अभी क्या होंगे, प्रिंटिंग पे चल रहे हैं, ठीक है ना। 8 10 दिन में वो भी आ जाएंगे, जब भी आपसे ज्वाइनिंग बैच स्टार्ट होगा आपको प्रिंटिंग नोट्स ही दिए जाएंगे, उससे ही अपन अपनी कवर करेंगे। और ऑडियो लेक्चर का आपको मैंने बता ही दिया है सब चीजें, है ना। तो वो चीजें आप कवर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, लिमिटेड समय के ऑफर दिया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है ना। ठीक है, फिर आपको मैं कल मिलते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चा, ठीक है ना। थैंक यू।